हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले पिछला अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। बारालाचा ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस थे सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। चलिए विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में बारालाचा ला में बर्फबारी के कारण फंसे 100 से अधिक लोगों को सीमा सड़क संगठन द्वारा एक अभियान के बाद बचाया गया। आपको बता दें कि बारालाचा ला हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग के साथ स्थित एक उच्च पहाड़ी दर्रा है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये लद्दाख में लेह और हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को जोड़ता है। ये समुद्र तल से 16,040 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत में सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रों में से एक है। ये ज़ांस्कर श्रेणी में स्थित है। ये भागा नदी के पास स्थित है, जो चिनाब नदी की एक सहायक नदी है और सूर्यताल झील से निकलती है। चलिए अब आज का पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रीन हाइड्रोजन का सटीक वर्णन करता है? ए, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है। बी, ये मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है और कार्बन उत्सर्जन में योगदान देता है। सी, ये परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं का उप उत्पाद है। या फिर डी, ये एक प्रकार का हाइड्रोजन ईंधन है जिसका विशेष रूप से एरोस्पेस उद्योग में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि वो एक नई हरित हाइड्रोजन नीति तैयार कर रही है। इस नीति का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देना और हिमाचल प्रदेश को इसके उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। आपको बता दें कि राज्य के प्रचुर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, जिसमें पर्याप्त धूप, पानी और हवा शामिल हैं, इसे हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा उत्पन्न बिजली के साथ हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है। इससे उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग स्वच्छ और नवीकरणीय ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ये एक स्वच्छ स्रोत है जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। और दूसरा कथन, यदि तटीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान का विचलन सामान्य से 4.5 डिग्री या अधिक हो तो इसे हीट वेव माना जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों में हीट वेव की स्थिति से राहत मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि हीट वेव गुणात्मक रूप से हवा के तापमान की एक स्थिति है जो मानव शरीर के लिए घातक हो सकती है, जबकि मात्रात्मक रूप से इसे वास्तविक तापमान या सामान्य से इसके प्रस्थान के संदर्भ में क्षेत्र में तापमान सीमा के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। तटीय क्षेत्रों में जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री या अधिक होता है तो हीट वेव का वर्णन किया जा सकता है, बशर्ते वास्तविक अधिकतम तापमान 37 डिग्री या अधिक हो, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर शैल चूड़ियां मिली हैं? धौलावीरा, राखीगढ़ी, सनौली या फिर खटिया? सही जवाब है ऑप्शन डी, खटिया। हाल ही में शोधकर्ताओं ने स्थापित किया कि गुजरात के कच्छ में स्थित खटिया गांव में मौजूद कब्रिस्तान लगभग 5000 साल पुराना है और ये हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी यानी 5000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व चरण से संबंधित है। खटिया गांव में यह कब्रिस्तान 16 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसे सबसे बड़ा पूर्व शहरी हड़प्पाई कब्रिस्तान माना जाता है। इस कब्रिस्तान से एक शैल चूड़ी का टुकड़ा एकत्र किया गया था और जब भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में इसका परीक्षण किया गया तो ये 2850 ईसा पूर्व का पाया गया। यहाँ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, पत्थर के ब्लेड, मानव कंकाल के अवशेष भी पाए गए हैं। आपको बताते चलें कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जो लगभग 5000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक सिंधु नदी के किनारे पनपी थी, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न। एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40 किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश नौसेना अभ्यास, बांग्लादेश अमेरिकी नौसेना अभ्यास, भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास या फिर श्रीलंका बांग्लादेश नौसेना अभ्यास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश अमेरिकी नौसेना अभ्यास। हाल ही में बांग्लादेश के चट्टोग्राम में BNS निर्विक पर संयुक्त बांग्लादेश अमेरिकी नौसेना अभ्यास टाइगर शार्क 40 का आयोजन किया गया, इसलिए विकल्प भी सही है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के साथ पारस्परिक तकनीकी और प्रक्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करना है। यह अभ्यास दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए किया गया।
कॉमोडोर स्वॉर्ड्स कमांड के प्रबंधन के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण अभ्यास में बांग्लादेशी सेना और नौसेना के विशेष बलों के साथ अमेरिकी विशेष बलों ने भाग लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। परख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति या NEP 2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। और दूसरा कथन, ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के तहत संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और परख ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मूल्यांकन पर पहली राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया। आपको बता दें कि परख का पूरा नाम परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है, इसलिए कथन एक सही है। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के तहत संगठन के रूप में स्थापित किया गया है, इसलिए कथन दो भी सही है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल बोर्डों को एक साझा मंच पर लाने का काम करता है। इसका उद्देश्य एक एकीकृत ढांचा स्थापित करना है जो विभिन्न बोर्डों या क्षेत्रों के बीच छात्रों के लिए निर्बाध बदलाव को सक्षम बनाता है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, गेम्स 2023 किस मंत्रालय संस्था की पहल है? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय? तो जवाब है ऑप्शन सी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE लिमिटेड ने कोलकाता में GRSE त्वरित नवाचार पोषण योजना 2023 या संक्षिप्त में GAINS गेम्स 2023 लॉन्च की है, इसलिए विकल्प सी सही है। गेम्स 2023 नए और उभरते इनोवेटर्स, इंजीनियरों और डिजाइनरों को शिपयार्ड के मुख्य व्यावसायिक हितों और इसकी स्थापित प्रथाओं को समझने का अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह उन्हें इस विशिष्ट प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सोचने और नवाचार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आपको बताते चले कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड भारत की प्रमुख रक्षा शिपयार्ड और श्रेणी 1 मिनीरत्न कंपनी में से एक है। अगला सवाल, ग्रीन शिपिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, इसका उद्देश्य जहाजों के कार्बन फुटप्रिंट और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। बी, ये मुख्य रूप से जहाज की गति बढ़ाने और यात्रा के समय को कम करने पर केंद्रित है। सी, ये ईंधन दक्षता की कीमत पर कार्गो क्षमता को अधिकतम करने को प्राथमिकता देता है। या फिर डी, ये जहाज के प्रणोदन के लिए पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देता है। तो सवाल का सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए 30% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। केंद्र सरकार का उद्देश्य कार्बन तटस्थता को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन शिपिंग में वैकल्पिक प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए एक नियामक ढांचा और एक रोड मैप विकसित करना है। आपको बता दें कि ग्रीन शिपिंग एक दृष्टिकोण है जो शिपिंग उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने पर केंद्रित है। इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, वायु एवं जल प्रदूषण को कम करने और ऊर्जा संरक्षण के उपायों को अपनाना शामिल है। इसका लक्ष्य माल के कुशल परिवहन को सुनिश्चित करते हुए स्थिरता को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना है। ग्रीन शिपिंग पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन और प्रणोदन प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार विकल्प ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं, इनमें बाईं ओर पर्वतीय दर्रे हैं और दाईं ओर उनसे संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहला युग्म है 1 नीति उत्तराखंड, 2 जेलेपला लद्दाख और 3 बारालाचला हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है कि इनमें से कौन से युग्म सुमेलित है या हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, या फिर डी केवल 1 और 3। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। हाल ही में सामने आई खबर के मुताबिक चीनी सेना नीति दर्रे के सामने एक नए लिंक रोड और हेलीपैड का निर्माण कर रही है। आपको बता दें कि नीति दर्रा भारत और चीन के बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग है जिसे 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। ये दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और सर्दियों के मौसम में बर्फ से ढका रहता है, इसलिए युग्म 1 सुमेलित है। वहीं जेलेब दर्रा सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर डोंगक्या रेंज में स्थित है, इसलिए युग्म 2 सुमेलित नहीं है। इसके अलावा बारालाचला हिमाचल प्रदेश जांस्कर रेंज में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है, इसलिए युग्म 3 सुमेलित है। तो इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1
इसमें स्वास्थ्य विभाग के तहत एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद के निर्माण की परिकल्पना की गई है। और 2, इसके तहत आर्थिक क्षेत्रों के पास बड़े चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। केवल एक, केवल 2, एक और 2 दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही 2। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक और 2 दोनों। हाल ही में एक लेख प्रकाशित होने के बाद राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 चर्चा में रही। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण या NMD नीति 2023 को मंजूरी दी थी। ये नीति चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए एक रोड मैप निर्धारित करती है। इस नीति में स्वास्थ्य विभाग के तहत एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद के निर्माण की परिकल्पना की गई है, इसलिए कथन एक सही है। यह हितधारकों के ज्ञान और विशेषज्ञता के संयोजन के साथ बाजार पहुंच के विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए एक मंच होगा। ये नीति आवश्यक लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी के साथ आर्थिक क्षेत्रों के करीब गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाओं के साथ बड़े चिकित्सा उपकरण पार्कों को स्थापित करने का भी प्रयास करती है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर हो जाता है। चलिए अब वक्त है अभ्यास प्रश्न का। नोट कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन अलमोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास में भारतीय नौसेना के बेड़े का हिस्सा है? ऑप्शन है ए INS तरकश और INS सुभद्रा, बी INS मगर और INS घड़ियाल, सी INS तलवार और INS त्रिशूल, या फिर डी INS सतपुड़ा और INS शिवालिक। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।